तो राजस्थान में छापेमारी और सम्मन पर सियासत जोरदार है। ईडी ने जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पेश होने का सम्मन जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रमुख गोविंद सिंह के जयपुर के आवास पर छापेमारी की। अब वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा अधिनियम के कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को तलब किया गया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह के जयपुर आवास पर ईडी ने यह छापेमारी की। ईडी की टीम गुरुवार को सुबह पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी ईडी ने सम्मन जारी कर 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। साफ है, अशोक गहलोत के बेटे को ईडी का सम्मन मिला है। सियासत हावी हो रही है अब इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि वैभव गहलोत को फेमा के तहत सम्मन भेजा गया है। यह भी बता दें कि अगस्त सितंबर को इस पूरे मामले पर ईडी की छापेमारी हुई थी। दावा यह कि छापेमारी में 1 करोड़ 27 लाख नकद, डिजिटल सबूत, दस्तावेज मिले। यह मसला सिर्फ अशोक गहलोत के बेटे तक सीमित नहीं है। अब जिनको आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के खास, इन तमाम मुद्दों पर सियासत हो रही है। कुछ राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। पहले उन बयानों का जिक्र कर लेते हैं और फिर मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कुछ बयान हैं, राजनीतिक टिप्पणियां हैं इस पूरे विषय को लेकर। पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे इस मसले पर हो रही सियासत का, जिसमें राजस्थान में छापेमारी और सम्मन पर सियासत हो रही है। आखिरकार कितनी जायज? कुछ बयान है, वो सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। इतने मैं कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं, इससे कोई घबराने वाले नहीं हैं। ये इनको गलतफहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं। 5 गारंटी उनको तैयारी करने के लिए 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कल देंगे तो परसों कहाँ का छापे डालने हैं पहले तय कर लें। ये हालात है तो आप सोच सकते हो। अब गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी ही है। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। प्रारंभ के पेपर लीक के समय माननीय गहलोत साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए फौरी तौर पर यह कहा कि इस तरह की घटनाएं होना सामान्य बात है और अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं होती है। बाद में उन्होंने अपना राग परिवर्तित करते हुए राग में दूसरा सुर अलापा और उन्होंने कहा कि इसमें हम जांच करवाएंगे। वो क्रम न थमने पर बाद में उन्होंने फिर अपने राग में अपने सुर में तीसरा राग अलापते हुए कहा कि इसमें कोई भी अधिकारी और कर्मचारी लिप्त नहीं है। और निरंतर 18 पेपर लीक होने तक वो हर बार बिना मांगे ही कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं को क्लीन चिट ऐसे प्रदान करते हुए दिखाई दिए। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है, वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। पेपर लीक के इस प्रकरण में ईडी के प्रवेश के बाद में इसके सरगना की गिरफ्तारी हुई और सरगना की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरह के तार जुड़ते हुए प्रतीत हुए, उनके चलते हुए ईडी ने जो हालिया कार्रवाई की है, उन कार्रवाइयों का परिणाम यह है कि आज सरकार बैकफुट पर है और बौखलाई हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह संकल्प पहले दिन से है
कि हम किसी भी सूरत में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम इस दृष्टिकोण से आचरण और व्यवहार करेंगे। तो ईडी के मसले पर सियासत जोरदार है, जिसका जिक्र यहां पर सीधे तौर पर राजनीतिक दल कर रहे हैं। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। चारों मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से, भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे, और राजेश जी हमारे साथ बीजेपी के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो बेहद धुंधले दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे इनको थोड़ा फ्रेम में क्लोज लाने की। सबसे पहले भूदेव शर्मा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जांच की मांग तो आप ही के नेता कर रहे थे ना, अब जांच हो रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बीजेपी कह रही है। जी तिलक जी, हम परेशान कहाँ हो रहे हैं? परेशान तो मोदी जी हो रहे हैं तिलक जी। अब आज भारतीय जनता पार्टी जितना बौखलाई हुई है वो अब छुपा नहीं तिलक जी। पहले मोदी जी जाते थे प्रचार करने के लिए, अब इन्होंने कर्नाटक में देखा, आप पूरे देश में देखा कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग इन्होंने कर्नाटक में किया, लेकिन वहां पर के फेल हो गए। पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? नहीं तिलक जी, अब मोदी जी तो प्रचार के लिए नहीं जा रहे क्योंकि उनकी बात उनको लोग, मैंने पूछा पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? काम करते हैं तो मैंने पूछा पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल पेपर लीक हुए, उसके प्रति तो फिर कार्रवाई किसने हुई किए है। थे? तिलक जी, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, हाँ। पेपर लीक मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। हाँ, तो पेपर मतलब आप ये लीक कह रहे हो और कि इनके यहाँ हुए कार्रवाई हैं और नहीं हुई हमारे है। यहाँ पे भी होंगे, आप ये कह रहे हो? नहीं, हमने ये नहीं कहा। हाँ। हमने देखो, इस मसले पे हमसे पहले भी आपकी डिबेट में थे, हमने कहा कि कार्रवाई हुई का नहीं हुई। कार्रवाई, अगर पेपर लीक होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन असामाजिक तत्वों का जिक्र मैं करूं यहाँ, होता है जिनकी जांच का जिक्र सचिन पायलट कर रहे थे, तो आपको एतराज क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूं। तिलक जी, मैं वही बता रहा हूं, मैं भी एक युवा हूं, हाँ। मुझे भी दुख होता है। पूरे देश के अंदर कहीं पर भी पेपर लीक होता है, चाहे वो सरकार कांग्रेस पार्टी की हो या भारतीय जनता पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की हो। हाँ। क्योंकि युवा इतनी मेहनत करते हैं, कोचिंगों में फीस देते हैं, उसके बाद में घर वालों का जो प्रेशर होता है उसको झेलते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक होते हैं, आउट होते हैं, फिर लगे रहते हैं, एज खत्म हो जाती है, बहुत टेंशन होती है। और हाँ। मुझे लगता है कि ये टेंशन मैंने झेली है तो मुझे पता है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कार्रवाई का तरीका क्या है, समय क्या है। अच्छा, मतलब चुनाव के वक्त एक्शन रोक दिया जाए, हो रही थी चुनाव के वक्त एक्शन रोक दिया जाए। भूदेव शर्मा, आप यही कह रहे हो ना कि चुनाव हो तो एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, एक्शन होना चाहिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन ये बस केवल आज राजस्थान में ही क्यों हो रहा है? और भी हाँ। जगह इनके एक्शन ईडी सीबीआई के हो रहे थे, वो क्यों नहीं हो रहे? नहीं, आप इतने दिन से आपसे मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये ओम प्रकाश हुड्डा कौन है? मध्य प्रदेश में ईडी ओम प्रकाश हुड्डा कौन है? भूदेव शर्मा, ओम प्रकाश हुड्डा कौन है? ओम प्रकाश हुड्डा। तिलक जी, मैं कह रहा हूं कि आज शिवराज सिंह जी के घर पे ईडी भेजी है ना, वहां तो पटवारियों का इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें खुद इनके मंत्री लिप्त है, ये तो ठीक। किसी से छुपा नहीं यानी है ना। आप नहीं वहाँ तो बताएंगे बच्चे ओम प्रकाश आंदोलन हुड्डा कर रहे कौन हैं। है? वहाँ बच्चे, वहाँ मध्य प्रदेश के युवा, आप नहीं बताएंगे ओम प्रकाश हुड्डा कौन है? मैं बताऊं, जिन्हें आपने विधायकी का टिकट दिया, किसे नहीं पता, उन्हीं के ही भाई, सगे भाई, उन पर जो आरोप है कि परीक्षा सेंटर में डमी कैंडिडेट बिठाया, नहीं आरोप उन्हीं के भाई ने डमी कैंडिडेट। और सुनिए ना, एक मिनट रुकिए तो सही, उन्हें गिरफ्तार किया वहां की पुलिस ने, ईडी ने तो नहीं किया था ना, और उन्हें आपने अपने टिकट और प्रत्याशी बनाया, तो क्या मतलब? गिरफ्तार किया पुलिस ने, आप कह रहे हो ईडी क्यों आ गई? तिलक जी, कार्रवाई हुई ना, अगर चाहे वो किसी का भी भाई हो, कोई भी हो, भाई के लिए किसी दूसरे को कैसे तो मतलब सजा दे सकते हैं? तो मतलब जांच नहीं होनी चाहिए? भाई वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अलग है, कैसे करने वाला अलग है। ओके, आप ये कह रहे हो कि पुलिस ने उसको पकड़ा के नहीं भाई पकड़ा? ये आप समय, बताइए। ये मुहूर्त मध्य अच्छा नहीं प्रदेश था। में ओके, कितनी कार्रवाई राजेश जी, हुई? मध्य प्रदेश में कितनी कार्रवाई हुई, आप ये बताइए। नरोत्तम मिश्रा जी जो इसमें लिप्त है, उन पर कितनी कार्रवाई हुई? अभी एक मिनट भूदेव शर्मा, एक मिनट। राजेश जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले मुहूर्त निकलवाया करो, फिर संबंध जारी किया करो और बताया करो पहले कि आप लोग आ रहे, मतलब ईडी आ रही है। भूदेव जी को इस बात पर एतराज है कि भाई चुनावी मौसम है, इस मौसम में सिर्फ चुनाव होने तो ईडी की क्या जरूरत है? जहाँ सचिवालय में इनके ही लोगों को नौकरियां देती उत्तराखंड में,
देखिए तिलक जी, सीबीआई का छापा कब पड़ेगा? भाई भूदेव जी आप बोल लिए, हमें बोलने दीजिए। सीबीआई क्यों सक्रिय होती है? राजेश जी आपका चेहरा, एक मिनट भूदेव जी, वैसे ही उनका चेहरा एकदम क्लियर नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए ना, पूरी डिबेट खराब हो जाती है। एक मिनट रुकिए, आराम से अपनी बात करने दीजिए उनको। हाँ, बोलिए राजेश जी। देखिए तिलक जी कि भाई कांग्रेस की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, भूदेव जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूँ। भाई अब पहले की तरह ये कोई मजबूर सरकार नहीं है। हाँ, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी क्या कहते थे मन से कि भाई 1 रुपए अगर केंद्र से चलता है तो जमीन पे 10 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 80 पैसे तो बिचौलिए मार ले जाते हैं। तो ये मजबूर सरकार नहीं है भूदेव जी, ये मजबूत सरकार है। और मोदी जी कहते हैं कि अगर केंद्र से 1 रुपए चलेगा तो 1 रुपए जनता के जेब में जाएगा। नहीं, यहाँ 1-2 रुपए वाला मसला नहीं है राजेश जी। नहीं, मैं वो ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान चुनाव में ईडी की एंट्री मतलब जबरदस्त टाइमिंग है आपकी। हाँ, नहीं, जहां चुनाव होता है वहां ईडी की एंट्री हो जाती है। वो टाइमिंग की बात कर रहे हैं। तिलक जी मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं टाइमिंग पे भी आ रहा हूँ। हाँ, ये बताइए कि इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हाँ, इतने स्टेट है, तो कहीं ना कहीं चुनाव तो होते रहते हैं। ठीक। तो और चाहे वो किसी भी स्टेट को भी, कर्नाटक की बात कर रहे थे, गुजरात की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चुनाव तो देश में होंगे ना। हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। तो क्या आप ये हमको बताइए कि ये जो ईडी है, एनआईए है, सीबीआई है, ये जो देश की प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनका क्या निर्माण हमने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी तो बनाया नहीं है भाई। ये एजेंसियां तो सर्वसम्मति से बना हुआ है, संसद में बना हुआ है ना। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तो बना नहीं है। ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसका यूज नहीं कर पाते थे। अच्छा, आप यूज कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। उनके पावर का वो जो सरकार, जो आईएएस अधिकारी है, जो आईपीएस अधिकारी है, वो अपने पावर का इस्तेमाल अगर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर रहे हैं तो हम उनको थोड़ी मजबूर बनाएंगे कि नहीं आप कार्रवाई न करिए। भाई हम मजबूर नहीं है ना कि केवल 15 पैसे तक जनता तक पहुंचे, 1 रुपए अगर केंद्र से चले। भाई आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने छूट दे रखा है कि किसी भी प्रकार से ना हम खाएंगे न खाने देंगे। अगर कोई खाता है तो उसके जेब को फाड़ करके पैसा निकाल के लाइए, क्योंकि ये गरीब जनता की कमाई है, उनके खून पसीने का कमाई है। ये किसी मुख्यमंत्री का बेटा या किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या सांसद अगर भ्रष्टाचार करके कोई नीति बनाकर, चाहे वो शराब नीति बनाइए, चाहे वो 2G बनाइए, 4G बनाइए, 5G बनाइए, और बहुत सारे जी बना करके, नीति बना करके आप जनता के खून और पसीने की कमाई अगर भ्रष्टाचार करके लेंगे और अपना शीश महल तैयार करेंगे तो उसमें मोदी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ओके राजेश जी, मुझे अच्छा अब एक मिनट आराम से सर, मेरे कार्यक्रम में आराम से पूरा मौका देता हूं सबको चर्चा में। अब कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, थोड़ा मार्गदर्शन देश की जनता का करिएगा। 121 नेताओं पर ईडी का एक्शन हुआ और 115 विपक्ष के। यह संजोग है या प्रयोग है, यह तो सवाल है ही, लेकिन एक सवाल इससे साथ जुड़ जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा, जो बाकी के जो नेता हैं कृपया करके मार्गदर्शन करिएगा कि बीजेपी के किन किन नेताओं के खिलाफ ईडी का एक्शन हुआ। अगर आप नाम न बता पाए, मैं लिख रहा हूं, प्लीज नोट करिए भूदेव शर्मा, 5 नेताओं के नाम। नहीं, देखिए तिलक जी, अच्छा 4 नेताओं के बता दीजिए। अरे भाई तिलक जी देखिए, हम ये कर रहे हैं। अच्छा 3 नेताओं के नाम बता दीजिए। अरे तिलक जी हम ये कह रहे हैं। अच्छा 2 के बता दीजिए। हमारे यहाँ जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे तब ना। 1 मिनट प्लीज, एक मिनट आप फ्रेम पे आइएगा तब बात करिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट प्लीज फ्रेम पे लीजिए। सर 2 नेताओं के नाम बताइए। सर 1 नेता का नाम बता दीजिए। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं जी, आप ही से पूछ रहा हूं। अरे तो मैं बता रहा हूँ ना कि भाई आप ये मनीष सिसोदिया को देख लीजिए। नहीं, मैं आपके नेताओं के नाम पूछ रहा हूं सर, 1 नेता का नाम। अरे भाई वो देश के नेता ही है ना। नहीं, यानी आपके नेताओं का नाम नहीं है कोई, सारे ईमानदार हैं आपकी पार्टी में। तिलक जी हमारी पार्टी ईमानदार है। ओके, ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हम है, तो वो तो साबित हो गया कि कट्टर भ्रष्टाचारी है। कट्टर ईमानदार हम है। अच्छा, कट्टर ईमानदार आप हैं? है, बिल्कुल है। तो आपके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है?
नहीं, हमारे यहाँ क्या भ्रष्टाचारी है? हम भ्रष्टाचारियों को तो रखते ही नहीं है। हमारे यहाँ अच्छा, तो भ्रष्टाचारियों के करने का- सारे पाप हमारे यहाँ मुक्त। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक, ओके। अगर कोई खाएगा, चाहे मेरा नेता हो चाहे दूसरे का अच्छा, नेता ये है, सवाल हम इसलिए उसका क्योंकि निकालेंगे किसी को पैसा। मालूम नहीं ना किसके खिलाफ जांच चल रही है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था। आप नाराज मत होइएगा, खैर कोई बात नहीं, हम नहीं। नाराज प्रेम क्यों जी, हैं भाई? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच चल रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल। प्रेम जी, ये मसला तो राजनीतिक लिहाज से उठाया जा रहा है, लेकिन ये तो सच है ना कि पेपर लीक हुए, अब जांच हो रही है, तो विपक्ष को टेंशन क्यों हो रही है? और क्या ये संजोग और प्रयोग की सियासत है जिसका जिक्र यहां पर भूदेव शर्मा कर रहे हैं? प्लीज प्रेम जी का ऑडियो। सर, आपने म्यूट कर रखा है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, प्लीज दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं सर मैं। प्लीज प्लीज पीसीआर दोबारा कनेक्ट। रमेश मोहन जी, इस मामले में तो आप खैर पूरी उम्मीद है वह इंडिया वाले गठबंधन के साथ होंगे। ये ईडी वाली टेंशन तो सबसे ज्यादा आप ही झेल रहे हैं कि नहीं? आपकी तो पूरी सरकार ही जेल से चल रही थी। जो टेंशन झेल रहे हैं उसका निवारण तो सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट जब ईडी को जाता है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर तो कोई आरोप ही नहीं लगा रहे हो भाई तुम, और तुम इन्हें अनंत काल तक जेल में कैसे रख सकते हो? हिम्मत है तो चार्जशीट डाल करके ट्रायल करवा के कन्विक्ट करवाओ। और आज हमारे बीजेपी के भाई ने बोलते बोलते एक बात बोल दी, कह रहे वो भी देश के नेता हैं। चलो ये तो मान लिया ना कि मनीष सिसोदिया देश के नेता है, जहां तक जेल में है वो तो जेल से बाहर आ जाएंगे, कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आ ही जाना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है वो बेदाग बाहर आएंगे। अब नहीं, ये आता तो हूं आप ईडी पिछले वाले। 1 साल से कह रहे हैं ना सर। नहीं अरे तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई। अच्छा, जमानत दे दी तो कोई सुप्रीम कोर्ट आरोप ही ने? नहीं है, अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं। अब जरा राजनीतिक नहीं, ये रमेश मोहन श्रीवास्तव आज जी, आपकी बात मैं समझ जाता, लेकिन ये आरोप तो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे ना आप पे, कि नहीं? ऐसा है जी, कि आरोप किसी ने भी लगाया, हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही तो उसकी भविष्यवाणियां कर रही है, नंबर इसका नंबर मतलब उसका। कांग्रेस के ये कहने पर बीजेपी काम कर रही है, बड़ी कंफ्यूजन है। नहीं, ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने विपक्षी दल के रूप में आरोप लगाया, हाँ, लेकिन जांच की प्रक्रिया हाँ, और जांच को प्रभावित करने का काम कब से प्रारंभ हुआ जरा आप भी देखिए। अच्छा, यानी कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाए और बीजेपी ने उस पर इंप्लीमेंट कर दिया, राइट? आज जो आप बहस करने में बैठे हुए हैं, नहीं, आप घुमा रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ चिरंजी जी, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ। आज जिस मुद्दे को लेकर के आप बैठे हुए हैं हाँ। कि चुनाव सिर पे और ईडी घर पे, हाँ, ये कांग्रेस के भाई का बड़ा बढ़िया सवाल था कि मध्य प्रदेश में व्यापक और पेपर लीक पे क्या कार्रवाई हुई, लेकिन मैं इससे अलग हट के एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जो टाइमिंग्स होती हैं, आप देखें कि वैभव गहलोत ने कहा कि उन्हें 12 साल पहले ये नोटिस आया था। जी, 12 साल पुराना। 12 साल, तो 12 साल से सोए हुए थे। अब चुनाव आया तो दोबारा उस नोटिस का जिन्न फाइल से निकल करके भूत के रूप में सामने आ गया। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया। तो आप डर क्यों रहे हो? आपने तो कुछ किया ही नहीं ना। अरे हम कहाँ डर रहे भाई? नहीं, मतलब सहयोगी हैं आपके, तो आप पार्टनर हो गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अरे आज आपने कांग्रेस के लोगों का बयान नहीं देखा? मैंने दिखाया जो मुकाबला कर रहे हो। दूसरी बात क्या है? हाँ। और दूसरी बात, इसमें ईडी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज कैसे कर दिया ये बता रहा हूँ। प्लीज जल्दी से, प्रेम सर जुड़ गए हमारे साथ। 12 साल तक आप नेताओं के ऊपर सिर्फ जांच की तलवार लटका के रखते हैं और उनका कन्विक्शन या ट्रायल नहीं होता। इसका मतलब आपके केसेस में कोई 12 साल पुराना, इसका मतलब तब उस वक्त यूपीए सरकार होगी केंद्र में। पिछले 9 साल से कौन बैठे हुए हैं? अच्छा, काम करने वाले 18 घंटे काम करने वाले लोग। प्रेम जी, 1 मिनट, मैं बहुत देर से, हाँ प्रेम जी, आप मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल आपकी भी आ गई। मैं कह रहा हूं ये संजोग है या प्रयोग है? भूदेव शर्मा जी कह रहे हैं कि जांचती हुई, सचिन पायलट कह रहे थे कि जांच करवाओ। अब ये मामला नहीं समझ में आ रहा सर। अब जांच हो रही है तो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी।
देखिए केस होता है तो केस का ट्रायल के अंदाज में हम लोग बात करने लग जाते हैं। कांग्रेस अपना बचाव उसी ढंग से करती है और आरोप भी उसी ढंग से लगने लग जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा सचिन पायलट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम ईडी पर की कार्रवाई के टाइमिंग और इस पर लेकर बात करते हैं तो बचाव में बीजेपी बोलने लग जाती है। ये बात बहुत मार्केट की है। अगर ईडी के प्रति कोई सवाल उठता है तो ईडी को जवाब देना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी क्यों देती है ईडी के लिए जवाब? ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये कह रहे हो कि ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो ईडी पर आरोप लगेगा तो ईडी को जवाब देना चाहिए। मतलब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? नहीं तो ईडी की तरफ से कोई बात नहीं बताई जाए और ईडी में ये खुलासा हो गया वो खुलासा हो गया, वो भारतीय जनता पार्टी का था। नहीं, ईडी कोर्ट को जवाब देगी ना कि आपको जवाब दे। हाँ तो ये बात क्यों हो रही है, यही पता तो मैं रख रहा हूँ कि ईडी ने क्या कार्रवाई की, क्या मिला। भाई अभी किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा कि इस बैंक के लॉकर में धन है और ईडी को बुलाया जाए और ईडी पहुंच गई किरोड़ी लाल मीणा जी के कहने पर राजस्थान में। तो ईडी उसे हुक्म पर आ रही है, एक नेता के कहने पर आ रही है। तो सवाल है कि ईडी पर कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो जवाब कौन देगा? जवाब तो ईडी को ही देना पड़ेगा। नहीं तो वो कोर्ट में जवाब देगी ना ईडी कि अगर ये सवाल राजनीतिक नजरिए से उठा रहे हैं वो राजनीतिक लड़ाई में कूद जाए ईडी। ये राजनीतिक लड़ाई का प्रश्न नहीं है। हर संस्था को अपने बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। और ये प्रश्न क्या उठ रहा है कि ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, एक मोटे तौर पर बात होती है। और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, सीबीआई को भी फटकार दिया। तो ये इस बात को अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए किसको चिंता करनी चाहिए? भाई बीजेपी तो आज सत्ता में, कल को नहीं रहेगी, ईडी तो हमेशा रहेगी। तो अब क्या करें, जांच एजेंसी सारी बंद कर दी जाए? ये कौन सा प्रश्न हुआ? ये तो हम नहीं कह रहे यार, इसकी आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब चर्चा हो रही है इस रूप में कि ईडी चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक नेता को जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का है उसको 12 साल पुराने मामले में इस 4 हफ्ते के बीच में आप इंतजार नहीं कर सकते। आप उसके पूरे पॉलिटिकल करियर पर अटैक करेंगे। ठीक, राजेश जी ये वैलिड सवाल नहीं लगता आपको? प्रेम जी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कर लेते, क्या दिक्कत थी? आप सत्ता में तो आ ही रहे ना आपके मुताबिक। नहीं बिल्कुल, अरे हम बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं तो हम तो हैट्रिक लगाने वाले हैं लोकसभा में। देखिए नहीं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वसुंधरा सरकार आ रही है ना? हाँ वो तो आ रही है ना। हाँ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बन रही हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, वसुंधरा जी बन रही है, कौन बन रही है ये तो हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो फैसला लेगा। अच्छा, मुझे लगा कि आप कह रहे हो कि वसुंधरा जी आ रही हैं। ठीक, अपनी बात पूरी करिए। अरे भाई वसुंधरा जी भी तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, वसुंधरा जी बनेगी या कोई और बनेगा, ये हमारा जो राष्ट्रीय। हाँ वो आप बाद में तय कर लीजिएगा। हाँ अब जो बात प्रेम जी ने कही, प्लीज प्रेम जी ने बात की। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ। देखिए तिलक जी, अगर ये सभी राजनीतिक पार्टियों का धर्म ये अलग, मैंने पहले ही भी कह दिया। प्रेम जी कह रहे हैं टाइमिंग के ऊपर जवाब दे, चुनाव के बाद कर लेते। तिलक जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि भाई हमारी सरकार मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है। कि भाई अब कांग्रेस की ये मजबूती रही है कि उनकी सरकार में सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे तो किसी पे कार्रवाई नहीं करते थे। आपके यहाँ कोई नहीं, अब ये बताइए कि भाई जनता के बीच में अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जनता को ये मालूम होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो किस कैटेगरी का नेता है। नहीं, वो प्रेम जी जो बात कह रहे हैं उस पर आइए ना। वो कह रहे हैं कि आप चुनाव के बाद भी कर सकते थे। नहीं, हम चुनाव के बाद क्यों करें? हम क्यों कर रहे हैं? ये तो ईडी का काम है ना। हम कोई भाई ईडी की कोई संस्था नहीं है ना। प्रेम जी ईडी अपना काम कर रहा है, सीबीआई अपना काम कर रहा है, जितनी भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही है। हमारा काम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है कि जनता के बीच में हम उस बातों को रखें। आप जिसका चुनाव करने जा रहे हैं, अन्य पार्टी की जो लोग लड़ रहे हैं वो कितने बड़े भ्रष्टाचारी है। वो आते हैं और शराब नीति बना के कितना बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। जिस अशोक गहलोत को आप 5 साल से झेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। वो हमारा धर्म है राजनीतिक पार्टी होने के नाते, इसलिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बताते हैं जनता। अच्छा राजेश जी सुन लीजिए, प्रेम जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम जी राजेश जी सुन लिया जाए कि इस देश में बहुत सारी प्रदेश की सरकारें गिराई गई, बहुत सारे एमएलए ने खुल करके कहा कि हमें पैसे मिले
बहुत लोगों को दिखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास आई। कोई जांच एजेंसी कभी उन बातों का जांच करने गई क्या? नहीं गई। जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं वहां आप डीके कुमार का ताजा मामला कर्नाटक में देख लीजिए, वो बुलाया जा रहा था ईडी से, लेकिन अब बुलाया जा रहा है क्या? नहीं बुलाए जा रहे। जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होता है ईडी सीबीआई सक्रिय क्यों हो जाती है? अब केवल गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही दिखती है या बीजेपी शासित राज्यों में वहां दिखती है जहां चुनाव का मौसम होता है, जहां कोई गठबंधन को प्रभावित करना होता है, जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, जिनके पास ईडी जाया करती थी, आज वो सरकार में, अभी ठीक, राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। अजित पवार के पास ईडी में जाना बंद कर दिया। एनसीपी 2 हिस्सों में बट गई। तो ईडी के इस चरित्र को देखते हुए ईडी और सरकार की मिली भगत का प्रश्न ओपन है, खुलेआम है। राजेश जी, कोई कारण नहीं है सवाल पूछने में। अरे तिलक साहब, एक तो हमको इनका आवाज क्लियर नहीं आया, लेकिन कुछ हमको समझ में आया। इनका कहना टाइमिंग को लेकर के, यही है ना तिलक साहब? हाँ, टाइमिंग को लेकर के है। अरे मैं वही चीज कर रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर ईडी सीबीआई अपना काम कर रहा है, उसमें हमारा वो स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम कर रही है, उसमें इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं। लेकिन चुनाव के समय मैं तो इसकी तारीफ करता हूं कि चुनाव के समय जो लोग जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता को मालूम होना चाहिए, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनता के पास होना चाहिए कि भाई इनका कैरेक्टर क्या है, ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी है, कितने बड़े ईमानदार है। तो ये जो कांग्रेस के लोग या अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े, नहीं, वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार है। नहीं, हम पत्रकार महोदय जी का मैं सम्मान करता हूँ। हाँ। तो मैं ये कहता हूँ कि जनता को इस बात का मालूम होना चाहिए कि नहीं कि भाई हम ओके, प्रेम जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं भूदेव जी और आपके पास आ रहा हूं। और तिलक जी, अभी चुनाव आयोग ने भी चुनाव का जो घोषणा किया डेट का, तो उस समय भी कहा कि भाई जितने एक मिनट जल्दी से प्रेम जी, फिर मैं भूदेव जी और रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। बाकी में अपना पूरा चिट्ठा खोल करके रखना चाहिए। आप ये बात सही कह रहे हैं कि एजेंसी अपना काम अपनी मर्जी से करती है, उसको करने देना चाहिए। लेकिन यही की बात पर तो डाउट और सवाल नहीं कि एजेंसी अपना काम सही से नहीं कर पा रही है, केवल सिलेक्टिव तरीके से कर रही है, और इसका जवाब आ नहीं रहा है। और ऐसे ही मायने में देखते हैं तो ये जो हुआ है राजस्थान में, इसका अगर पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए हुआ है, तो हम तो देख रहे हैं कि उस नाम पर अशोक और सचिन पायलट गुट एक हो गई है, पूरी कांग्रेस एक हो गई है। तो इसका तो नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। आप ये कह रहे हैं नुकसान होने वाला है, वो कह रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाएगा सबका सामने, कौन कितना भ्रष्टाचारी है। अगर रिजल्ट आ जाए, कन्विक्ट हो जाए, तब तो बिल्कुल हो जाए, सही बोल रहे हैं। लेकिन ना ऐसा हुआ है ना। अच्छा भूदेव, एक मैं बात समझना चाह रहा हूं। आप ये कह रहे हो कि भैया हमारे खिलाफ जाति हो रही है, ठीक, कहां कहां कितने कितने नेताओं पर कब कब कार्रवाई हुई, उसके आंकड़े भी मैं दिखा रहा हूं, बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये मामला। आप ये कह रहे हो जांच क्यों हो रही है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि जांच होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि आपके मुताबिक, आपकी भी तो राज्यों में सरकारें हैं, बिठा दो जांच इनके खिलाफ, कोई रोक रहा है आपको कि नहीं भूदेव जी? नहीं तिलक जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश बोल रहा है, पूरे देश बोल रहा है, मीडिया बोल रही है, हर कोई बोल रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो डरी हुई बौखला गई है कि चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तिलक जी, मैं आपको शुरू से नहीं तो इनके खिलाफ जांच क्यों नहीं करवाते आप? आपकी भी तो राज्यों में सरकारें हैं ना। तिलक जी, गलत बात, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दोगे, इनकी सुनोगे तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, मैं आपकी बात भी सुन रहा हूं ना। नहीं सुन कर रहे हो आप मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आम पूछ रहा हूं, आप ही मुझे बता रहे हो। उसका भी जवाब दूंगा ना, आपने जो सवाल पूछे उनका जवाब तो देने दो। 2014 से पहले इस देश में ये माहौल बनाया गया कि 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, तमाम तरह के घोटाले मनमोहन सिंह जी पर लगाए गए। हाँ, मैंने सुना केजरीवाल जी बोलते थे। विशेष की छवि को, किसी पार्टी की छवि को खराब किया गया। उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मैंने सुना केजरीवाल जी बोलते थे ऐसा। माफी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में विनोद राय जी ने माफी मांगी कि ये सब गलत था, झूठ था। कहाँ हुआ? किसी पार्टी की, किसी नेता की छवि को खराब करने का काम इलेक्शन से पहले इन लोगों ने किया, माहौल बनाया, पैसे खर्च किए।
वही काम ये आज कर रहे हैं, सत्ता में सरकारी संस्था को दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ईडी ओके राजेश जी, मध्य प्रदेश में पटवारी, चयनित पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, वो उत्तराखंड में लेके जाइए ना, वहाँ पे जो सचिवालय में जो घोटाले हुए लेके जाइए ना, उत्तर प्रदेश में पेपर आउट हो रहे हैं, वहाँ पे पैसे लेकर के सिलेक्शन किया। राजेश जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं रमेश जी के पास लेके जाइए ना, गुजरात में 16 पेपर आउट हो गए, 16 पेपर आउट हो गए, या मोदी मॉडल करते थे। अरे आप देश को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। देश समझ चुका है कि पहले देश के प्रधानमंत्री आते थे वोट मांगने के लिए, रोना रोते थे, देश के लोगों को आपस में लड़वाते थे। अब देश उसको समझ गया, तो अब हर सरकारी संस्थाओं को भेजो चुनाव से पहले। इसलिए ये राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार आ रही है। देश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ देश में माहौल खराब करना चाहते हैं। जल्दी से राजेश जी। तिलक जी ये बताइए कि भाई बहुत बड़ा चिट्ठा, एक बहुत बड़ा लिस्ट बना करके अरविंद केजरीवाल बोले कि कांग्रेस के लोग सभी लोग भ्रष्टाचारी है, बहुत लंबा लिस्ट। आप अपनी बताइए, कांग्रेस जवाब दे दीजिए, आप अपने बारे में बोलिए ना, आप अपने बारे में बोलिए। वसुंधरा जी को नेता नहीं मानते, तिलक जी आप अपने बारे में आपको जवाब दे दीजिए। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में जवाब दे शिवराज सिंह जी को चेहरा नहीं मानते, क्योंकि आप ये मान चुके हैं। अरे भाई आप हमको जवाब दे दीजिए। वसुंधरा राजे जी भ्रष्टाचारी है, आपके जितने नेता है वो सब भ्रष्टाचारी है, इसलिए आज आप उनको नेता नहीं मानते हो। सीएम का चेहरा तक नहीं है आप लोगों के पास, आप लोग क्या भ्रष्टाचार पर बात करेंगे? जो भी भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आते हैं वोटिंग मशीन में डाल के साफ कर देते हैं। एक नेता का नाम नहीं बता पा रहे हो आप लोग, कितने नेताओं के नाम गिनाऊं मैं जो भ्रष्टाचारी? भाई आप अपनी बारे में बोल रही है ना, अब हमको बोलने दीजिए। इनको जेल में डालेंगे। भूदेव जी सुन लीजिए, राजेश जी कुछ कह रहे हैं। पार्टी में ले लिया। ओके भूदेव जी, आपने अपनी बात बोल ली एक सांस में, लेकिन मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया था। खैर राजेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, तिलक जी ये बताइए कि ये कांग्रेस के लोग ही शराब नीति में बोले कि मैं विधानसभा का घेराव करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी एक लंबा लिस्ट लेकर बैठे थे कि सारे शीला दीक्षित के कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस के इतने लोग भ्रष्टाचार है। उधर अभिरंजन चौधरी जी ममता जी के खिलाफ कर रहे, ये भ्रष्टाचारी भी है, और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाई हो, डेली मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, और जब उनपे कार्रवाई हो रही तो यही लोग विरुद्ध में आके खड़े हो जाते हैं। अरे भाई कांग्रेस भी तो कह रही थी कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, कि कांग्रेस नहीं कर रही थी, उनका रमेश जी जवाब देना चाह रहे। रमेश जी वो कह रहे हैं आप ही लिस्ट लेकर घूम रहे थे, तो उसी लिस्ट पर तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं सफाई अभियान। देखिए ऐसा है कि हमारे भाजपा के भाई की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अब मैं उनको जरा याद दूं, अभी वो कह रहे थे कि जनता को चरित्र पता होना चाहिए कि वो किसको वोट दे रहे हैं। तो आगामी चुनाव में जनता को चरित्र पता होगा ना, चक्की पिसिंग वाले का, जो महाराष्ट्र में चक्की पिसवाई जा रही थी जिनसे, उनका भी चरित्र पता होगा, भाजपा को भी पता होगा। नहीं, वो आपकी पुरानी वाली लिस्ट जो रखते थे आप जेब में, वो वाली बात कर रहे हो। सर मैं आ रहा हूँ उस लिस्ट पे आ रहा हूँ, उस लिस्ट पे आ रहा हूँ। केंद्रीय सत्ता किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। कितनों लोगों पर कार्रवाई की इन्होंने, तो राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है? अरे साहब हमारे पास एसीबी थी, उसको भी तो छीन लिया। नहीं, पंजाब की बात कर रहा हूँ। हमसे तो सारा छीन ही लिया इन्होंने। तो सारा बादल परिवार आपने जेल में डाल दिया। क्या बात कर रहे साहब, मजीठिया साहब जेल होकर के आए। नहीं, आप कह रहे थे ना ये सारा बादल परिवार जो है ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। सबका नंबर आएगा, ये आप जान लीजिए। अच्छा। विक्रमजीत सिंह मजीठिया जेल में थे या नहीं थे, आशु सिंह मलिक जेल में है या नहीं है, तो सबके खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है ना। वो लिस्ट था, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि नहीं, यहाँ वालों का जो लिस्ट बना था, तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारा कुत्ता सफेद है, और अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा कुत्ता काला रहेगा। क्यों? क्योंकि हम तो अंधेरे में बैठ कर जवाब देते हैं, हम तो अंधेरे कमरे में बैठ करके जो स्पीच दे रहे हैं फादर की तरह से उंगलियां हिलाते हैं। परिवार के हाथ में है, गांधी परिवार, मुलायम परिवार, लालू परिवार, थोड़ी गंभीर बात हो जाए, थोड़ी गंभीर बात हो जाए। अब भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, उनके पास आप देखिए राजनीतिक मुद्दों का कितना जबरदस्त अभाव हो गया है। राजस्थान में जहां की
एक बार तुम और एक बार हम की परंपरा रही है। आम आदमी पार्टी के वहां पहुंच जाने से भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर वहां पे सता रहा है, जिसकी वजह से वो ये कार्रवाई बिल्कुल बौखलाहट में ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और बीजेपी डर गई, इसलिए ईडी की एंट्री हो गई। प्रेम जी एक सेकंड, ना एक कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। एक मिनट रमेश जी, एक मिनट। प्रेम जी इत्तेफाक रखते हैं जो बात कह रहे हैं रमेश जी, ये खुश होंगे या फिर ये कहेंगे कि ईडी भेज दो क्योंकि भैया आम आदमी पार्टी आ गई वहां पर? प्रेम जी पहले आप जल्दी से, और फिर भूदेव जी आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी का ऑडियो प्लीज जी। अपने विस्तार में लगी है तो नेताओं को ये बोलने का अधिकार होता है। चुनाव के समय तो वो जीतने का भी दावा करते हैं। मुझे तो याद है ना आप बोलोगे अभी बोल देंगे वो तीनों राज्यों में हम जीत रहे हैं। आप बोलो अभी, दावा करने में क्या जाता है? मुझे याद है जब बीजेपी को 2 लोकसभा सीटें मिली थी, हाँ। तब मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्टेटमेंट याद है, छपा भी था कि हम देश में चुनाव जीत रहे हैं और सत्ता में आएंगे। देश में चुनाव जीत रहे हैं, सत्ता में आएंगे, लेकिन आई थी सिर्फ 2 सीटें। तो ये इसमें कोई बात नहीं है। रमेश श्रीवास्तव जी को अब चुनाव के समय में बोलने का भी हक नहीं देंगे। नहीं, वो तो राम मंदिर एक एजेंडा था ना, उसके बाद तो फिर वो 79 के बाद जो वो एक अलग विषय। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे आने की वजह से ईडी को लेकर आई है, ये जो बात कह रहे हैं रमेश जी, मैं उसी पर फोकस्ड हूं। देखिए, ईडी केवल आम आदमी शासित प्रदेश में तो नहीं आई है। ईडी बंगाल भी गई है, कर्नाटक भी गई है, मुंबई भी गई, महाराष्ट्र भी गई है, मतलब सारे प्रदेशों में गई है। तो इस बार चुनाव के समय पर गई है, तो हमारा तो मूल्यांकन ये है कि इसमें अवसर दिया है कांग्रेस को, जो घरों में बटी थी वो एकजुट हो गई। तो और इस चुनाव इस ईडी के आने का तुरंत तो कोई करप्शन प्रूव हो नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया है कांग्रेस, मौका मिला है। लेकिन ये तो रमेश जी वो भी छीनना चाह रहे, कह रहे कि हमारी वजह से हुआ है। तो नहीं, आपके सामने बोले, आप मुस्कुरा रहे हो। अच्छा भूदेव भाई, ये रमेश जी जो बात कह रहे हैं, एक मिनट, मेरे गले नहीं उतर रही। वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही है, हम भगत सिंह की पार्टी। वो 3 हैं अभी जेल में, एक आध जमानत के बाद। वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुई है एंट्री, जो राजस्थान में हम चुनाव जीत रहे हैं, इस वजह से इन्होंने ईडी भेज दी। नहीं, बिल्कुल तिलक जी, देखिए अच्छी बात है। एक आम आदमी पार्टी भी इस देश की पार्टी है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें उनको भी अधिकार है। अच्छा है, जीत रहे हैं हार रहे हैं ये तो बाद में डिसाइड होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो केजरीवाल जी सही बोल रहे थे ना, ये डरपोक वो कुछ कह रहे थे गहलोत जी के बारे में। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और हम इस समय अपना मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा आज ईडी जो सरकार। अच्छा, केजरीवाल जी मुद्दा नहीं है, उनको लेकर के जो मुद्दा। केजरीवाल जी को भी छूट दे रखी है आपने? नहीं, छूट किसी को नहीं है, कोई भी नेता भी बोले नहीं। आपके सामने अभी वो बोले कि ईडी हमारी वजह से आ रही। मेरे को अब ये बात क्लियर कर दो पहले, आ रही है कि नहीं? कह रहे ये अच्छी बात है ना, अगर उनकी वजह से आ रही है तो अच्छी बात है। हम कब मना कर रहे हैं, इसको हम बुरा कब मान रहे हैं? हमारा तो कहना सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश में भी ईडी भेजो। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ईडी भेजो। हम ये कह रहे हैं कि तो मतलब आप मान रहे हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है वहाँ पटवारी बेचारे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जिनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, जो ये खुद स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, अब उनको चेहरा नहीं देंगे। तो फिर ये उनके पास भी ईडी भेजिए ना। बात सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, और ये सवाल देश के लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, सरकारी संस्थाओं को जो खत्म। लेकिन मेरे एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, मासूम सा सवाल था। आप अपने राज्यों में क्यों नहीं जांच करवाते उनकी? नहीं, जांच कहाँ नहीं करवाते? राजस्थान में किसकी करवाई? सचिन पायलट बोलते रह गए, धरने पर बैठे, वो बोलते रह गए, आपने कोई जांच नहीं करवाई वसुंधरा के खिलाफ। आपने अभी रुकिए ना सर, आपने भूपेश बघेल सरकार ने रमन सिंह की कितनी जांच करवाई? नहीं, आपने करवाई नहीं। प्रेम जी मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिएगा, मैं गलत कह रहा हूं। इन्होंने कहा था ना कि ये भ्रष्टाचारी है, तो अपने राज्यों में तो अधिकार है इनके पास जांच करवाने का, कि नहीं है? मेरी बात पूरी हो जाने दो। राजस्थान इस देश का पहला राज्य है जिसने कानून इस पर बनाया कि अगर कोई भी पेपर लीक मामले में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। सर कितने पेपर लीक हुए? अब फिर कल्याण सिंह को भी बीच में ले आओगे? अब मैं कह रहा हूं कितने पेपर लीक हुए ये तो बताओ ना। कानून बनाया, कितने पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? 16 पेपर लीक हुए गुजरात में। हाँ, तो मतलब गुजरात में हमारे यहाँ भी होंगे, मध्य प्रदेश में इतने पेपर, गुजरात में वो तो हमारे यहाँ भी होंगे। उत्तर प्रदेश में विधायक के प्रत्याशी का बेटा वहां पर डमी कैंडिडेट उठाएगा, अधिकार दे रखा आपने।
नहीं, आपके नेता और मंत्रियों के अधिकार दे रखा है आपने। नहीं, अधिकार क्यों दे रखा है? अधिकार क्यों दे रखा है हमने? मैं तो खुद ही मना कर रहा हूँ कि कहीं पर भी पेपर आउट होते हैं तो ये तो युवाओं के साथ धोखा है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है ना, कुछ सामाजिक। तो सर जहां ईडी के छापे डले वहां पर AK-47 तक मिला है, AK-47 तक मिला है। भूदेव शर्मा, मिला कि नहीं मिला झारखंड में क्या AK-47 अलमारी में मिला? बताइए, नहीं कार्रवाई ये गलत था? देखिए तिलक जी, अगर किसी के कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वाह, लेकिन मतलब अरे मैं बोल रहा हूं ना, तो मध्य प्रदेश में भी इसी समय ठीक है, नहीं करवा रही। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर कोई जोन कर लेता है वो कैसे शुद्ध हो जाता है? ओके राजेश सिंह जी, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट। ओके, आप जो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष से कीजिए। भूदेव शर्मा, मुझे मालूम है किससे क्या सवाल करने हैं, ठीक? यहां तराजू नपना सबके लिए बराबर है। नहीं बिल्कुल, हाँ, मैं गोदी और रोंदी वाला नहीं हूं। जो सवाल आपसे होगा तो आप ही से होगा, वो मैं रमेश जी से नहीं पूछ सकता। पक्ष होना चाहिए। हाँ, आप ये इस तरह से देश की सरकारी संस्थाओं को क्यों खत्म करना चाहते हैं? सर, क्यों इनके ऊपर देश के लोगों का ये जो मसला है ना, ऐसा नहीं है कि है तब तोता पिंजरे का किसने कहा था और किसके राज में कहा था ना, तो वो छोड़ दीजिए अभी। एक मिनट रुकिए। तो उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सत्ता में लाए क्या? अब क्या करेंगे? हाँ, तो आप हारे ना चुनाव। एक मिनट रुकिए ना, तो आप मान रहे हो ना आपने इस्तेमाल किया राजनीति को खराब करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट इनको लतार लगा रहा है। एक मिनट। हाँ, उठाइए सर, मुद्दा कौन मना कर रहा है? आप मुझे ये मत बोलिए ना कि इनसे सवाल पूछो, जो सवाल आपसे होंगे आपसे पूछूंगा। एक मिनट राजेश जी, ये जो कह रहे हैं कि भैया इनसे पूछो, 2004 से 2014 112 बार ईडी का एक्शन हुआ, ठीक? और आपके एनडीए के शासनकाल में 2014 से 2022 3010 बार एक्शन हुआ। मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि हमारे यहां तो कोई भ्रष्टाचारी है नहीं, तो इसलिए कोई जांच की जरूरत नहीं है। एक मिनट, मैं आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। आप देश की जनता को यह बता सकते हैं कि मई के बाद अजीत पवार को कब जांच के लिए बुलाया गया? नहीं, देखिए तिलक जी, ईडी का जो गठन हमने नहीं किया है। ईडी का गठन जो है कि संसद में बाकायदे पारित करके किया गया है बहुमत के साथ। नहीं, ईडी का जन्म किसने किया, उनके माता पिता कौन है, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं अजीत पवार। मैं आपके पक्ष का जवाब दे रहा हूं। देखिए, इसके जो पीएमएलए के अंतर्गत आएंगे, जो भ्रष्टाचार कैंसर का रूप ले लिया है, उसको समाप्त करना हमारे मोदी जी की और हमारे मोदी सरकार की प्राथमिकता। नहीं, मैं नारे नहीं लगा रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अजीत पवार को जांच के लिए कब बुलाया? मई के बाद। मैं उसी पे आ रहा हूं। इसके गिरफ्त में जो भी आएगा, चाहे वो हमारे पार्टी के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस और उसके सारे सहयोगी दल उसमें लिप्त है अधिक से अधिक, तो उसमें हमारी क्या गलती है? अजीत पवार के बारे में कर रहा है तो हमारी क्या गलती है? और जो भी देखिए राजेश जी, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। मैं समझ गया आपके सवाल को, मैं समझ गया है। हाँ। जो भी ईडी जिनके ऊपर भी उसको लगता है कि नहीं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, तो पूरी तरीके से ईडी और जितने भी भारत की संवैधानिक संस्थाएं, मेरे सवाल को एक बार फिर से सुनिए, मैं समझा नहीं पाया आपको। मई के बाद से अजीत पवार को कब बुलाया गया जांच के लिए? मैं वही बात कर रहा हूं। अजीत पवार के 9 केस एसीबी ने वापस लिए थे ना, जैसे ही डिप्टी सीएम बने, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? अरे मैं तिलक जी कह रहा हूं हाँ। कि मैं पहले ही आपको कह दिया कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। हाँ। उस पे हमारा कोई नकेल नहीं है कि हम जहां चाहेंगे वहां घुमाएंगे। अच्छा। कभी अजीत पवार पे घुमा देंगे, कांग्रेस। अच्छा, मुकुल राय, तो हेमंतवा बिस्वा, शुभेंदु अधिकारी, आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना? नहीं, आरोप हमने लगाए हैं। ईडी के पास बकायदे उसकी जांच चल रही है। अगर उसको लगता है, अगर आप केस का स्टेटस बता पाए प्लीज। अगर नहीं, उसको अगर लगता है ईडी को कि भाई ये लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, सबूत है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ओके, जल्दी से पहले रमेश जी, आपकी प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। ओके रमेश जी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं। आपका तो सपना था ना, भले ही आपके 3 हैं उसमें नाम दिया आपने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। अब ऐसा मत बोलिएगा कहीं दिक्कत हो जाए, है? तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो मुहिम है।
मसला तो कोर्ट में गया। मैं बता रहा हूँ, हाँ, ये नरेटिव को चेंज करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राजनीतिक नरेटिव मोदी जी अपने लिए क्रेडिट में लेना चाहते हैं। हाँ, उसकी हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई के नाम पर ये उन भ्रष्टाचारियों के पास जाते हैं और उन्हें सिर्फ एक विकल्प देते हैं, या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो भस्म हो जाओ। ये किसी ने बोला था ना कि भ्रष्टाचारी हमारे साथ बैठेगा तो भस्म हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, तो जो भ्रष्टाचारी इनके साथ आ गया वो भस्म नहीं होगा, उसके ऊपर ऐसा साबुन लगाया जाएगा कि वो भी इनके ही रंग में रंग जाएगा, और जो इनके साथ नहीं आएगा वो जेल में जाएगा, अदालत में जाएगा, चक्कर लगाएगा। ये इनका जो नरेटिव है, इस नरेटिव की असली कहानी ये है कि जो इनके साथ आ गया वो भ्रष्टाचारी नरेटिव है, तो इनकी गिराते चले जाइए। बाहर क्यों रहे हैं? कितने नाम, जितने भी नाम इनसे पूछेंगे, ये किसी भी नाम पर न तो हाँ कर पाएंगे न तो ना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो इनके साथ है और ये समझते हैं, अरे भाई सिसोदिया जी को तो अब बेल मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की झाड़ पड़ी है, और मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस तरह की जांच फटकार लगाई है। अच्छा ठीक है सर, ओके ओके, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, गुस्सा मत करिए। प्रेम जी, क्या वाकई में यह मसला एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है 24 के चुनाव में? जैसे आप कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड खेल लेना चाहिए कांग्रेस को। देखिए 2023 में ये मुद्दा कितना चलता है, राजस्थान में प्रयोग स्थली हो गया, छत्तीसगढ़ में भी ये प्रयोग चल रहे हैं। अगर ये मुद्दे बैकफायर होते हैं बीजेपी के लिए तो 2024 में ये बड़ा मुद्दा हो जाएगा, और अगर ये सफल होने की गुंजाइश इसलिए नहीं, निश्चित टाइम फ्रेम में तो प्रूव कर नहीं सकती, इतने लंबे समय तक प्रूव नहीं किया गया। लेकिन अगर पॉलिटिकली सफल हो जाते हैं कि दोनों जगहों पर बीजेपी जीत जाती है, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने इनको भ्रष्ट साबित कर दिया जनता की नजर में। तब फिर 2024 में प्रेशर विपक्ष पर आएगा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो दाग लगे हैं उनको जनता अप्रूव कर रही है। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ईडी को लॉन्च करके एक तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भ्रष्टाचार पर जनता के नजरिए से अप्रूवल लेने का समय आ गया। बड़ी बात कही है। लेकिन एक बात राजेश जी, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे गुजरात में भर्ती घोटाले का आरोप हुआ और 13 बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में व्यापम में 23 भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ। यहां कभी छापा नहीं पड़ा, क्यों? राजेश जी का प्लीज ऑडियो। भाई आपका तो नरेटिव ये फिट कर रहे हैं कि छापा मैं पढ़वा रहा हूँ, छापा हम नहीं पढ़वा रहे हैं। नहीं, मैं का नरेटिव सेट कर रहा हूं सर, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, आपसे नहीं, मैं हाँ। बाकी जो हमारे मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं सर। बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता महोदय बैठे हो, उन लोग जो भी रमेश जी जो कर रहे थे कि भैया नरेटिव सेट कर रहे, हम कोई नरेटिव सेट नहीं कर रहे। हमारा एक ही मिशन है हाँ। कि अगर 1 रुपए केंद्र सरकार भेजती है गांव में तो 1 का 1 रुपए पहुंचना नहीं, ये तो आप पहले बात बता चुके हो। मैंने आपसे पूछा यहां भी तो पेपर लीक हुए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि ईडी सीबीआई उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी सबूत है, उत्तराखंड में भी पेपर लीक हुए हैं। पूरा स्वतंत्रता है उसको कि आप उत्तराखंड में जो आरोपी पकड़ा गया हाकम सिंह, वो पता नहीं किसका हाकिम है, आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन आपके नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। अरे तस्वीर तो कोई कहीं भी खिंचवा लेता है भाई। अच्छा। आतंकवादियों के साथ तस्वीर है मनमोहन सिंह को, तो भाई हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का तस्वीर आतंकवादियों के साथ है, तो क्या मैं बोलूं कि वो आतंकवादी है? हम ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो फोटो तो कोई भी खिंचवा सकता है। नहीं, वो तो सही कह रहे हैं आप। किसी को गैंग बोलकर आप चाय पे बुला ले तो वो भी उचित नहीं है ना। हमारे देश की सेना चाइना से 2-2 हाथ कर रही है। उसी बीच में राहुल गांधी जी जाकर के उनके लोगों से मिल रहे हैं, चाइना के लोगों से। अच्छा, एक बात राजेश जी, मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट आपसे ले रहा हूं इस विषय पर। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, वो शायद आपने भी सुना होगा। तिलक जी, एक मिनट भूदेव जी, मैं बयान सुनाना चाह रहा हूं। राजेश जी चाह रहे हैं कि बयान सुना देते हैं। आप ही के बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनका बयान बहुत वायरल हो रहा है, वो सुना है आपने? प्लीज जरा प्ले करिएगा नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, फिर उस पर फाइनल कमेंट लेंगे।
मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। आई मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया आपने। आई मेरे दतिया के अंदर प्लीज राजेश जी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। राजेश जी, ये बयान सुना आपने? आप ही के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चेहरों में से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी वो इस तरह का बयान दे रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगा? नहीं, देखिए भाई, मैं तो भाई हमारे देश की बहन बेटियों माताओं के साथ अगर कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, मैं उसका समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी समर्थन करती है। अगर नहीं तो ये नरोत्तम मिश्रा जी इस तरह से, आप ही के सांसद हैं, सांसद के साथ साथ एक बहुत बड़ा चेहरा है, अभिनेत्री रही हैं, इस तरह से यूं अपमानित करना, इसे वाजिब मानते हैं आप? नहीं, अब भाई उसका तो पूरी क्लिपिंग आनी चाहिए। और आजकल तो लोग डब करके भी वायरल कर देते हैं वीडियो। भाई इसमें देखिए, हमने आपने सुनाया, मैंने ये फर्जी है नहीं था। नहीं भाई, देखिए फिर वही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि फर्जी है, मैंने कहा ये सब जांच की विषय होती है। नहीं, आपको अफसोस हुआ ये सुन के? नहीं भाई, किसी भी प्रकार की टिप्पणी अगर भाई महिलाओं माताओं बेटियों के साथ, तो देश के किसी भी व्यक्ति को मतलब ये सहन नहीं होता है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी इस तरह का बयान देंगे, आपने सोचा था कभी इस तरह से? बताइए, आप ही के सांसद के खिलाफ। भाई देखिए, हमारा ये संस्कार, ये संस्कृति रही नहीं है। हाँ। कि हमारे जो पार्टी के लोग होते हैं, हमारी जो शिक्षा दीक्षा होती है, जो हमारे संस्कार होते हैं, मैं तो ये जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता तो होते आप ये कह रहे हो कि नरोत्तम मिश्रा पे एक्शन लेना चाहिए? वो बिल नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ऐसा कहा तो ये छोटा क्लिपिंग नहीं, इसके बाद भी उन्होंने क्या बात कही, ये पूरा क्लिपिंग जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि वो कहना क्या चाहते हैं। अच्छा, ये कांग्रेसी बदनाम कर रहे हैं उनको? फिर देखिए, हमने तो किसी का नाम नहीं लिया ना भाई। हाँ। ये तो आप कर रहे हैं। मैं तो भाई तिलक जी, हम कह रहे हैं कि ये सब जब तक पूरी क्लिपिंग आप नहीं देखेंगे पूरे भाषण का, हाँ। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनका इरादा क्या है। नहीं, वो क्लिपिंग वाली बात, वही आलू से सोना सोने से आलू, वो वाली बात तो पूरी क्लिप तो देखी नहीं लोगों ने, है ना? जैसे आपने, ओके भूदेव, फाइनल कमेंट भूदेव जी आपका। तिलक जी, बहुत अच्छी बात है कि राजेश जी ने कई बातों को स्वीकार किया कि जो भ्रष्टाचारियों को वो इसलिए कार्रवाई करते हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को ला करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करें। लेकिन मैं जाते जाते एक चैनल, हमने ये कहा कि जनता के सामने जब वोट देने जाए तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये कांग्रेसी वाले घोर भ्रष्टाचारी है और इनके समर्थक है, ये भी घोर भ्रष्टाचारी, जो इनके गठबंधन के लोग हैं घोर भ्रष्टाचारी। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूं, चाहे वो भ्रष्टाचार जनता के सामने आना चाहिए। तो उस सीट को लाने का काम सीबीआई कर रही है, उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनका रवैया है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बचाने का काम नहीं। रमेश जी 10 सेकंड आपके फाइनल। रमेश जी के 10 सेकंड फाइनल कमेंट। जी का एक नियम है ना, खाऊंगा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने किसी को खाने नहीं दिया सरकारी एजेंसियों का कभी भी दुरुपयोग किया, जैसे अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि उनके टाइम में तोते का आरोप लगाया गया सीबीआई वगैरह पे, तो आज वो कहाँ बैठे हैं? वही हालत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। जेल में भर दिया गया था। नहीं, आरोप तो आप ही ने लगाए थे ना रमेश जी, उस वक्त आपने बदनाम किया मनमोहन सरकार को। दुरुपयोग जिसने भी किया, मैं दुरुपयोग पे आ रहा हूं। अच्छा, मेरे को लगा कि आप आरोपों की बात कर रहे हैं। जिन्होंने दुरुपयोग किया, आज भाजपा वही काम कर रही है, भाजपा की भी वही हालत होगी। चलिए ठीक, ओके, अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि अब एक्शन पर टेंशन जरूर दिखाई दे रही है। विपक्ष परेशान है, लेकिन यह परेशानी क्या वाकई में बढ़ने वाली है? अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ईडी आई, सियासत छाई और विपक्ष टेंशन में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। मेरे परिवार सुनो, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना, आप समझिए बात। सही बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं,
उनको काम करने दो। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ